क्लास आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन पढ़ेंगे। और सबसे पहले जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो पहली हेडिंग हमारी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन, यानी कि मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सही है जी, यानी कि मीथेन की अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन हमारे पास ये है, पहली चीज कि मीथेन जो है वो लाइट, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है। सही है, हल्की हल्की सी इसकी बू होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज insoluble in water but soluble in alcohol। तीसरा पॉइंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, यानी कि इट बॉइल्स एट -162 डिग्री और ये गैस जलती है एंड इट बर्न्स विथ पेल ब्लू फ्लेम। ये तो इसकी चार फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें केमिकल प्रॉपर्टीज में अब आप देखें तो पहली आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो होगी कंबस्शन। सही है जी, कंबस्शन का मतलब होता है जलना, यानी कि ऑक्सीजन फ्री O2 की मौजूदगी में जलना। तो ये जो आपका मीथेन है CH4 है, जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा तो ये दो प्रोडक्ट देगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। याद रखिएगा कि हम जितने भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन जो है वो सेम कंबस्शन में प्रोडक्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सही है, अगर आप मीथेन की जगह इथेन लेंगे C2H6, या इथीन लेंगे C2H4, या इथाइन लेंगे C2H2, या प्रोपाइन लेंगे के C3H4, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें आप, अगर आप उसको कंबस्शन प्रॉपर्टीज देखते हैं O2 वाली, ऑक्सीजन के साथ आप उसको रिएक्ट कराएंगे तो दे ऑल विल गिव द सेम प्रोडक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फर्क क्या होगा? फर्क होगा सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इक्वेशन का। ठीक है, यानी कि बैलेंस इक्वेशन का फर्क होगा बस, कि हम इसको जो बैलेंस करेंगे बस बैलेंस इक्वेशन में फर्क होगा, बाकी आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम ही रहेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है भाई। अब जैसे अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में आपने 2 लगा दिया तो 4 हो गए। इसी तरीके से आपके पास ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 4 हो गए, तो यहाँ आपने 2 लगा दिया तो आपके पास जो है वो ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कहलाती है हैलोजिनेशन। इस हैलोजिनेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और इसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यानी कि मीथेन में क्लोरीन का लगा देना। और हम जानते हैं कि ये जो क्लोरीन है ये हैलोजिन है, यानी कि ग्रुप 7 का मेंबर है। तो हैलोजिन तो आपका ग्रुप 7 कहलाता है ना, भले वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, एस्टाटीन हो।
तो बिल्कुल इसी तरीके से आप हेलोजिनेशन बोले उसे या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बोले, बात एक ही है। अब इसमें होता क्या है, ये देखें, ये है आपके पास मीथेन। अब आप इसमें कोई हैलोजन लगाना चाह रहे हैं, मीथेन में आप हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अब हैलोजन में आप ब्रोमीन लें, क्लोरीन लें, आयोडीन लें, एस्टाटीन लें, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखेंगे क्लोरीन की, सही है, एग्जाम्पल लेंगे हम क्लोरीन की। तो इस क्लोरीन के एग्जाम्पल से हमें दो फायदे होंगे, एक हेलोजिनेशन भी हो जाएगा और दूसरा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का भी टॉपिक हमारे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको समझते हैं कि अब ये होता कैसे है। देखिए, ये जो CH4 है, इस CH4 का मतलब ये है कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से, और 2 क्लोरीन का मतलब है कि क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब होगा क्या कि इस स्टेप में हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग जाएगा और इस क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप देखें, आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक HCl और एक आपको मिलेगा CH3Cl, इसको हम कहेंगे मिथाइल क्लोराइड। अब आपने एक क्लोरीन लगाया है एक हाइड्रोजन हटा के, अभी मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन हटे नहीं है और मुकम्मल तौर पर क्लोरीन लगे नहीं है, तो इसलिए ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम जो सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो हम फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसको फिर Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे। यानी कि अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो हमारा CH3Cl था, ये फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और इस दफा अब CH3 में से एक हाइड्रोजन फिर क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा। जब एक हाइड्रोजन फिर क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा तो आप देखें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक HCl और CH2Cl, सही है, यानी कि ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, इधर क्लोरीन आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। आप देखें CH2Cl2 बन गया और HCl बन गया। इस CH2Cl2 को कहते हैं हम डाई क्लोरो मीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। तीसरा जो है वो हम इसी को दोबारा रिएक्टेंट में लेंगे CH2Cl2, ठीक है, फिर इसको दो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। CH2Cl2 को फिर हम दो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर रिप्लेस नहीं हुआ क्लोरीन से। तो अब हम क्या करेंगे, CH2Cl2 में फिर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होगा। अब की बार आपका एक और HCl बन जाएगा और CH3Cl3, सॉरी CH3 कह दिया, CH और Cl3 बन जाएगा। इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने वाला एक लिक्विड होता है ये, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर Cl बन जाएगा और ये आपका एक H हो जाएगा, ठीक है। अब C के साथ 3 Cl हो गए, एक हाइड्रोजन है, अभी भी मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए, तो अब आप एक स्टेप और लेके जाएंगे। उस स्टेप में Cl3 को आप फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे, एक HCl और बनेगा। अब चौथा हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो Cl हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, ये बन जाएगा CCl4, इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस में अब आप देखें कि शुरू में CH4 था, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, हर स्टेप में एक एक हाइड्रोजन कम होता जा रहा था और एक एक क्लोरीन जो है वो बढ़ता जा रहा था, और फाइनली आप ये देखें
कि सारे हाइड्रोजन हट गए और सारे क्लोरीन आ गए। इसे हम कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन के हाइड्रोजन हट के और क्लोरीन लग गए। तो चूंकि क्लोरीन 1 बाय 1 लगे इसलिए हमारे 4 जो है वो डिफरेंट स्टेप के अंदर ये प्रोसेस चला और फाइनली वी गेट कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी मीथेन की, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है इसके यूजेस। तो याद रखिएगा कि यूजेस ऑफ मीथेन, द बेस्ट एवर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ मीथेन इज it is used as domestic fuel, यानी कि ये घर में घरेलू ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, यानी कि हम खाना वाना पकाने के लिए इसको एक चूल्हे की गैस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना। और दूसरा ये कि इससे जो है वो एक अल्कोहल भी बनता है जिसको हम मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग मिथाइल अल्कोहल। और तीसरा ये भी है कि इट इज यूज इन मेकिंग मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल को मिथेनॉल भी कहते हैं। पॉलिश बनाने में भी इस्तेमाल होता है और फर्टिलाइजर्स में भी इस्तेमाल होता है, खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर तो हमारा मीथेन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ इथेन। केमिस्ट्री ऑफ इथेन, अब हम इथेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है। एथ का मतलब होता है कार्बन 2 हैं और एन का मतलब हुआ अल्केन फैमिली से ताल्लुक रखता है। और अल्केन फैमिली किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होंगे, यानी कि हाइड्रोजन डबल हो गए 4, 2 ज्यादा कर ले 6। C2H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन। अब हम जरा इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इथेन में सिंगल बॉन्ड यूज होगा क्योंकि अल्केन फैमिली है। 6 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। अब जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए हम एक कार्बन को फोकस करते हैं। ये देखें, मैं ब्लैक आउटलाइन से एक कार्बन को फोकस कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब जब मैं एक कार्बन को फोकस कर रहा हूं तो मैं अब निकालूंगा इसका स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इस कार्बन में जिसको हमने हाईलाइट किया है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। और लोन पेयर कोई भी नहीं है। लोन पेयर उसे कहते हैं जिसने शेयरिंग में हिस्सा नहीं लिया हो। ऐसा कोई भी लोन पेयर कार्बन के पास नहीं है। अब जब कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका स्टेरिक नंबर 4 हो गया। 4 का मतलब ये है कि sp4 होंगे और इसको हम कहते हैं एक s3p, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद रहे कि हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ा के जा चुके हैं। आप चाहें तो हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की हाइब्रिडाइजेशन की वीडियोस निकाल कर आप उसको एक दफा रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जस्ट एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। स्टेरिक नंबर क्या होता है, क्यों निकालते हैं, किस तरह होता है, आप हमारी जो है वो ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल गया, तो अब हम ये देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री का ताल्लुक सिग्मा बॉन्ड से होता है। सिग्मा बॉन्ड 4 है तो इसका मतलब है कि इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल।
और टेट्राहेड्रल का शेप कुछ इस तरह का होता है। ये हो गई इसकी ज्योमेट्री। अब मैं जरा रेड कलर से दूसरे कार्बन को हाईलाइट करता हूं। अब ये देखें स्ट्रक्चर में, अब मैं दूसरे कार्बन को हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर से। अब देखें इसके कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और एक सिग्मा बॉन्ड ये भी है जो पिछले कार्बन के साथ भी था। तो बेसिकली इसके भी 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। जब इसके 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो इसका मतलब ये है कि इसके पास भी जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी होगी। ठीक है भाई, यानी कि अब हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन के साथ बन रही है। तो हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेंगे। अब मजे की बात यह है कि 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हमें आपस में जोड़ना है, यानी कि एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और दूसरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ें? एक तो तरीका ये होता है कि इन दोनों को आपस में जोड़ दें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जुड़ गया। एक तरीका ये होता है कि इस वाले स्ट्रक्चर को घुमा दें और इस वाले स्ट्रक्चर को यू रोटेट कर दें, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। ये हो गया पहला टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ये हो गया दूसरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो आपका ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर करके दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये इसका एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनेगा। याद रहे ये फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 4 का एक डिटेल टॉपिक है और इसी टॉपिक को जो है वो हम सेकंड ईयर के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में पढ़ते हैं। तो अब मेरे पास ये शेप बन गया टेट्राहेड्रल का। अब मेरे पास 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैं इथेन के। इसका मतलब है कि एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, दूसरा कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखें, मैं एक रफ सी डायग्राम बना देता हूं। इस तरह का हमने स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब मेरे पास एक तो वही तरीका है कि हम आउटलाइन डालते हैं और आउटलाइन से बनाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक sp बनाया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 4sp, 4sp का मतलब है 4sp बनेंगे। ये एक sp बनाया मैंने, दूसरा मैं ब्लू से बना रहा हूं। ये मैंने दूसरा sp बनाया, तीसरा मैं ग्रीन से बना रहा हूं। ये मैंने तीसरा sp बनाया और चौथा मैं ब्लैक से बना रहा हूं। ये मैंने चौथा sp बनाया, इसका छोटा लोब अंदर डाल दिया। ये देखें, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने रोटेट करके टेढ़ा करके बना दिया। ठीक है भाई, अब यहां पर मैं 3 जगह हाइड्रोजन लगाऊंगा। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, ये मैंने लगा दिया। ठीक है जी, अब मैं यहां लिख देता हूं, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए, आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए वो मैंने लगा दिए। अब जो चौथा जो सिग्मा बॉन्ड था वो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान बन रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड के जरिए से जोड़ूंगा। ये बन गया एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब मैं दूसरा बनाता हूं रेड कलर से। ये इसका छोटा लोब। तीसरा बनाता हूं मैं ग्रीन कलर से। ये इसका छोटा लोब। और चौथा बनाता हूं ब्लैक कलर से। ये इसका चौथा लोब। अब ये दूसरा कार्बन हो गया। अब दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, अब हम यहां पर भी हाइड्रोजन ऐड कर दें। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है।
अब आप गौर से देखें, ये आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर जैसा बन गया, दो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गए, चार चार सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये आपका एक कार्बन था, ये आपका दूसरा कार्बन था, ये कार्बन कार्बन के दरमियान ये एक सिग्मा बॉन्ड बना, और बाकी एक सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, एक यहाँ एक यहाँ। इसी तरीके से दूसरे कार्बन के भी ये तीन सिग्मा बॉन्ड ये, और चौथा इन्होंने आपस में बनाया। ये आपका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन। ठीक है जी, ये मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर को मिटा देता हूँ। तो ये हमारे पास इथेन का तो स्ट्रक्चर हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इथेन की प्रिपरेशन क्या है। ये प्रिपरेशन आज और पढ़ते हैं, कल हम इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह करेंगे। यानी कि टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इथेन। तो पहली प्रिपरेशन कहलाती है बाय वर्ड्स रिएक्शन। पहला कहलाता है बाय वर्ड्स रिएक्शन। ये वर्ड्स रिएक्शन क्या है? इसमें हम लेते हैं मिथाइल आयोडाइड और उसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ। अब मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है CH3I। अब उसको हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ। ठीक है, अब प्रोडक्ट में हम चूंकि प्रिपरेशन ऑफ इथेन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में इथेन तो लाजमी बनेगा, यानी कि C2H6। अब आप गौर से देखें तो कार्बन तो दो हैं, और मिथाइल आयोडाइड में तो कार्बन एक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको बैलेंस करने के लिए दो मिथाइल आयोडाइड लेंगे। ठीक है भाई, अब आपने दो मिथाइल आयोडाइड ले लिए, तो आपके C2H6 तो बन गया। अब ये जो आपका सोडियम है, ये आयोडीन के साथ मिलेगा, और ये सेकंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaI। चूंकि आयोडीन भी दो है, तो इधर भी दो लगाएंगे और इस Na के साथ भी दो लगाएंगे, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी जो हमारे पास प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम इथीन। यानी कि अब हम इथीन से इथेन बनाएंगे। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, और हमें बनाना क्या है? इथेन C2H6। लाजमी सी बात है, साफ साफ नजर आ रहा है, दो हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है, तो हम यहाँ पर H2 कर देंगे। इथीन में दो हाइड्रोजन का इजाफा होगा तो वो इथेन बन जाएगा। एक तीसरा तरीका भी है, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अच्छा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा था RMgI। R का मतलब होता है कोई भी अल्काइल रेडिकल ले लें। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड भी ग्रिग्नाइट एजेंट है, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड भी ग्रिग्नाइट रिएजेंट है। अब यहाँ पर चूंकि हमें प्रोडक्ट में इथेन बनाना है C2H6, तो इसका मतलब है आप अल्काइल रेडिकल ऐसा लेंगे जो C2 वाला हो। तो C2 वाला तो इथाइल हो सकता है, C2H5MgI। सही है जी। इसको आपने रिएक्ट करना है वाटर के साथ, HOH के साथ। तो आप देखें, ये एक हाइड्रोजन को ले लेगा, C2H6 बन गया। पीछे आपके पास क्या बचा? MgIOH, यानी कि MgOHI मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड आपके पास प्रोडक्ट बन गया। तो ये आपके पास प्रिपरेशन ऑफ इथेन है। एक चौथा तरीका भी है, वो ये कि इथाइल आयोडाइड के साथ आप बनाएं। आपके पास इथाइल आयोडाइड है C2H5I, इसको आप नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास C2H6 बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हाइड्रोजन आयोडीन अकेला तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो चार्ज में है माइनस। तो इसलिए हम एक काम करेंगे,
यहाँ पर H2 ले लेंगे ताकि एक H इस आयोडीन के साथ मिलके HI बना दे, हाइड्रोजन आयोडाइड बना दे। तो इस तरह हमने जो है वो प्रिपरेशन ऑफ इथेन भी कर ली। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन। अब ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन है ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग।